हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो अपन डिस्कशन में लेंगे वो लेंगे सेबी एक्ट 1992, उसके बाद में सेक्रा एक्ट, उसके बाद में कंपटीशन और उसके बाद में हम लेंगे एक सरफाइसी और हमारा अलाइड लॉ भी खत्म। कॉर्पोरेट लॉ ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ मैं। ऐसे ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। एंड अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट लगता है इसमें कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहीं पे मैंने कोई पॉइंट स्किप किया, जैसे मैंने पीएमएलए का जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने बोला था कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ही हाई कोर्ट में जाएगा, जबकि पीएमएलए में स्पेसिफिकली बोल रखा है सेक्शन 42 में कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों जा सकता है। उसके अलावा फेमा में जब मैंने पीआरआई पीआरओआई की डेफिनेशन दी थी तो उसमें एक अमेंडमेंट था कि जो कमेंसमेंट डेट है वो पर्टिकुलर ईयर को ना लेके, वो अमेंडमेंट आया था कि पर्टिकुलर ईयर को ना लेके और पर्टिकुलर डेट को कंसीडर करेंगे जब एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर इंसान बाहर जाता है तो वो सारे सजेशंस भी मुझे मिले थे टेलीग्राम पे। तो मैंने उसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो भी अमेंडमेंट या एक्स्ट्रा पोर्शन था मैंने उसका लिंक शेयर कर लिया और जो भी मिस्टेक थी वो भी डिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है। तो और भी आपको कहीं पर कोई, वैसे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि जितने भी अमेंडमेंट है वो कवर हो जाए, जो भी पॉइंट्स है वो सारे मैं सही इंटरप्रीट करूँ। बट अगर बाई चांस कोई भी मिस्टेक रह जाती है या कोई भी पॉइंट मुझसे स्किप हो जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और वैसे मुझे मैक्सिमम मैसेजेस टेलीग्राम पे एक ही आते हैं कि आपने लोग की कोचिंग कहाँ से की, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने कोई वर्चुअल क्लासेस नहीं की है। हमारे उदयपुर में फेस टू फेस ही मैंने क्लास की थी। मीनाक्षी पेरवानी चोटवानी मैम है, CSES में ऑल इंडिया CSES और डीसा का रखा उन्होंने, ऑल इंडिया रैंक टेस्ट, ठीक है। तो मैंने उन्हीं से क्लासेस की है। अगर कुछ भी उन्होंने हमें सही पढ़ाया, बाई चांस कुछ भी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है तो वो मेरी मिस्टेक होगी, शायद मैंने या तो उस वक्त ध्यान नहीं रखा या उस वक्त नहीं सुना होगा, तो ठीक है। अदरवाइज मैं ट्राई करती हूँ कि सारे अमेंडमेंट और सारा पोर्शन प्रॉपरली कवर करूँ। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सेबी एक्ट 1992 में। कमेंसमेंट डेट है 30 जनवरी 1992 और इसका जो इफेक्टिव डेट है वो आ जाता है अप्रैल 1992, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट करना द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ द, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज वगैरह को, डेवलपमेंट करना। अब यहाँ पे जो फेयर डीलिंग है, सिक्योरिटीज मार्केट जो है, वैसे अपन को सेकरा पहले, अब हम लोग अगर सेकरा पहले डिस्कस करते तो हमको पता चलता है कि क्यों आया था, सेबी एक्ट आया क्यों और स्टॉक एक्सचेंज आया कैसे, ठीक है। पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में चलता था स्टॉक एक्सचेंज, बट हुआ क्या कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बनी हुई थी तब वो लीगली अलाउड नहीं था। उसको लीगली अलाउड करने के लिए सेक्रा एक्ट आया था 1956 में और उसके बाद में वो सारी जो डीलिंग है वो एक कंपनी में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद में उसका कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ और ये सारी लीगल डीलिंग हो गई। फिर सीबी एक्ट आया कि अब सेक्रा तो आ गया लेकिन उसको क्या करना है, रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बिठाया जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अपने जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है वो है एक तो बीएसई और एनएसई, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, इनको कौन रेगुलेट करेगा? इनके प्रेसिडेंट्स को रेगुलेट करने के लिए जो बोर्ड बैठा हुआ है वो सेबी है। तो वो क्या है कि प्रमोट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर से, साथ में जो भी प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट करना है फेयर डीलिंग को, और इंटरमीडिएट्स वगैरह के जो काम है, जो प्रैक्टिसेस है, उनको भी क्या करना, रेगुलेट करना। इस सब के लिए क्या आया था, सेबी एक्ट। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ द इंडिया, यहाँ पे कहीं पे भी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वगैरह कुछ नहीं लिख रखा है, ठीक है। होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होता है। फिर आ जाते हैं अपन सेक्शन 3 के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट। तो सेक्शन 3 में इस्टेब्लिशमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। साथ में मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड में एक तो चेयरपर्सन होगा जो अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। 2 मेंबर्स होंगे अमंगिस द officials of the ministry of the central government dealing with the finance and administrations। अभी यहाँ पे जो नॉमिनेट किया हुआ किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन 2 मेंबर्स को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से है, नॉमिनेट उनको किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एक बंदा आएगा आरबीआई नॉमिनेट करके लाएगा जिसको, ठीक है। और बाकी 5 अदर मेंबर्स और होंगे जिसमें से 3 होल टाइम मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ तक को क्या बात जाता है, मैनेजरियल फंक्शंस सिंपल है, वो कुछ भी नहीं है, सेक्शंस में याद करने की जरूरत नहीं है। टर्म्स कितनी रहेगी, देखो टर्म्स इनमें दे रखी है कि जो चेयरपर्सन है और जो होल टाइम मेंबर्स है ना वो तो है 65, उनकी मैक्सिमम एज बता रखी कि या तो 65 ईयर्स या 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 साल उनको कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, क्या रीअपॉइंट कर सकते हैं, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम उनको अलाउड है 65 ईयर्स तक, तो 3 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर हो गया एक तरह से, ठीक है। लेकिन जो पार्ट टाइम मेंबर है ना उनके लिए 65 ईयर्स की कोई भी ऐसी वो एज की लिमिट नहीं है, उनको कभी भी अपॉइंट करो, बट 3 ईयर्स का उनका भी टेन्योर रहेगा, ठीक है।
ये बोला हुआ है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 4 में, रिमूवल कौन कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी टाइम पे उनको, एक इसमें था कि रिमूवल जो है वो 3 मंथ्स का उनको नोटिस देके, 3 मंथ्स का नोटिस देके या फिर 3 मंथ्स का उनको बोनस और जो भी उनका बनता है अमाउंट वो देने के बाद में उनको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको निकाला जा रहा है। तो उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। जब उनको एक बार तो अपॉइंट कर लिया, उसके बाद में वो कभी भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या कभी भी अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, तब भी उनको क्या है? निकाला जाएगा। ठीक है, उनके टेन्योर से पहले अगर उनको निकालना है तो 3 मंथ्स का नोटिस देना है और सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती है। ठीक है, 3 मंथ्स का सैलरी अलाउंस दे के, या तो 3 महीने का नोटिस दो। ठीक है, कि 3 महीने बाद आपको निकालने वाले, या फिर उसी टाइम पे सैलरी अलाउंस दे दो, 3 महीने का नोटिस देने की जरूरत नहीं और उनको निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे है कि जब उनको अपॉइंट तो कर ही लिया, ठीक है, बाद में पता चला कि वो अनसाउंड माइंड के हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जिसमें लिखा था कि जो पर्सन है वो बहुत ही स्ट्रेस में है। अब ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी है उन्होंने अप्लाई किया सेबी को कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस में है और इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। और वो जो मेंबर लगता है वो उसको आप इसीलिए क्या करो, निकालो। ठीक है, वहां से कंपनी से, सेबी बोर्ड से। तो अब यहाँ पे बोला है कि जब तक कोर्ट नहीं बोल दे किसी पर्सन को अनसाउंड माइंड है, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वो सच में अनसाउंड माइंड का यानी पागल हो गया है। ठीक है, अब वो मेंटल स्ट्रेस में है, इस वजह से वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा है, आप उसको क्या बोल रहे हो कि वो क्या कर रहा है? अनसाउंड माइंड का हो गया। तो आप अपने मन से ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, एक इसमें ये भी था कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो, और एक कॉन्विक्ट हो जाता है। कॉन्विक्ट के लिए बोल रखा है कॉन्विक्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, और लास्ट में एक बोल रखा है कि इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपनी पोजीशन को अब्यूज करता है, डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है उसकी पोजीशन। अब आ जाता है सेक्शन 7 में बोल रखा है कि बेटे सेक्शन से याद करने की अभी जरूरत तो नहीं है, इसमें सिर्फ पेनल्टी वाले सेक्शन से वो अपन ट्राई करेंगे लर्न करने का। ठीक है, तो एक आ जाता है इसके अंदर मीटिंग ऑफ बॉडी में मेजॉरिटी वोट जो है, अभी यहाँ पे एसआर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ओआर से काम चलेगा। मेजोरिटी वोट ही होना चाहिए। कास्टिंग वोट का राइट होगा किसके पास में? प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर चेयरपर्सन जो है सेकंड वोट देंगे। ठीक है, जिसको अपन कास्टिंग वोट का बोलते कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे सेक्शन 8 के अंदर नो एक्ट, यहाँ पे जो अपन 176 में देखते हैं ना कि डायरेक्टर को अगर अपॉइंट किया था तब पता नहीं था कि वो डिस्क्वालीफाइड है, और अपॉइंट कर लिया और उसने कुछ एग्रीमेंट वगैरह किया तो वो इनवैलिड नहीं है। इसी तरह से इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्या हो जाती है, सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी गलती है या प्रोसीजर कुछ मिस्टेक है, उसके बाद में भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई एक्ट किया गया है तो उस एक्ट को इनवैलिड मत बोलो। ठीक है, क्योंकि वो अनजाने में हुआ ना, इसलिए। ठीक है, तो डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनवैलिडेट द एक्ट। फिर जाता है सेक्शन 12 इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पावर है सेबी के पास कि वो इंटरमीडिएटरीज की स्टॉक एक्सचेंज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह इंस्पेक्ट कर सकता है, 100% पावर है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब तक इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का रीजन टू बिलीव ना हो, तब तक कि लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी जिसने लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, उन दोनों कंपनीज का सर्च एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, नहीं हो सकता है। इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें ऐसा दे रखा है कि जो मेजर्स क्या लगा सकता है सेबी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि वो क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड मतलब थोड़े टाइम के लिए किसी भी काम को रोकना। ठीक है, तो वो सस्पेंड कर सकता है। साथ में यहाँ पे रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम रिस्ट्रेन कर सकता है पर्सन को फ्रॉम एक्सेसिंग द स्टॉक एक्सचेंज, या फिर प्रोहिबिट यानी हमेशा के लिए मना कर सकता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में डील करने से इंटरमीडिएट को या स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी वो किसी भी तरह की वो लगा सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होगा वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी असेट्स, कितने मैक्सिमम टाइम के लिए वो रखा है? यहाँ पे वो रखा है 90 डेज तक। और अगर आपको कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सर्च तक करना है तो आपको स्पेशल कोर्ट का क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट को एक बार स्पेशल कोर्ट से कॉन्फर्मेशन लेना पड़ेगा। अब आ जाते इसमें कि डायरेक्ट करना है इंटरमीडिएट्स वगैरह को कि, और जब सर्च वगैरह चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उनको बोलो, डायरेक्शन दे सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट वगैरह बेचे ना, उनके हाथ में जो सिक्योरिटीज वगैरह उनको ट्रांसफर ना करे, किसको? इंटरमीडिएट्स वगैरह को बोल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 बोलता है कि जो डिस्गोर्जमेंट रिसीव हुआ है वो क्रेडिट होगा आईपीएफ में। देखो जितना भी अमाउंट रिसीव होगा ना, एक कंसोलिडेटेड फंड है सेबी के पास में, उसमें जाएगा, जिसमें से सेबी के बोर्ड को सैलरी वगैरह सब मिलेगी। लेकिन जो
लीगल कॉस्ट आएगी ना वो सारी जाएगी किसमें, आईईपीएफ में, ठीक है। तो सिर्फ लीगल कॉस्ट यानी डिस्गोर्समेंट अमाउंट जो है वो ही जाएगा आईईपीएफ में, बाकी सारा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। और वो फंड जो है वो सैलरी वगैरह उनके लिए काम आता है। ये आगे था तो मैंने साथों साथ सब बता दिया। अब आ जाते हैं इसके अंदर प्रोहिबिट करना बोर्ड द्वारा, क्या करना कि सॉलिसिट जो प्रोस्पेक्टस वगैरह है, जो पब्लिक इशू के लिए सॉलिसिट करने के लिए जो ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस वगैरह होता है वो लाने से भी सेबी क्या कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। तो सेबी को जब कभी लगता है कि कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी तो कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकता है, ठीक है। या रेगुलेशंस वगैरह या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी बोल सकता है कि आप प्रोस्पेक्टस या आप ऑफर डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक के पास में जो सिक्योरिटी इश्यू करने के लिए ऑफर डॉक्यूमेंट अपन लेके आते हैं ना वो तभी लेके आ सकते हो जब ये कंडीशन फुलफिल करो। तो ये सारा भी क्या है जो डायरेक्शन है वो सेबी दे सकता है। फिर अच्छा 11B में पावर टू इश्यू डायरेक्शन वो हो गया। फिर सेक्शन 11C पेनल्टी वगैरह इंपोज कर सकता है। इंक्वायरी, एक तो वो इंक्वायरी पढ़ा था अपन ने INQ, एक तो ये वाली इंक्वायरी होता है और दूसरा एक होता है इंक्वायरी। तो ये वाली इंक्वायरी के लिए बोल रखा है कि ये इंक्वायरी भी कर सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें इंटरमीडिएट सेक्शन 11C में ग्राउंड्स फॉर द इश्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है ना उसमें क्या हो रहा है कि पता चल गया ऐसा अपने को रीजन टू बिलीव मिल गया है कि जो इंटरमीडिएरी है वो वायोलेट करा है किसी भी कंडीशन को, या फिर ये नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वैसे तो, ठीक है। बाकी आप चाहे मनीष भंडारी सर की बुक में से पढ़ रहे हो चाहे स्कैनर में से पढ़ रहे हो आपको ये सारे जो प्रोविजन है वो मिल जाएंगे वैसे तो। अब इसमें आ जाता है इंटरमीडिएरीज वगैरह जो है वायलेट करें कोई भी कंडीशंस वगैरह, या फिर जो उसने डायरेक्शन दिया था या फिर ट्रांजेक्शन उसको लगता है जो डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, रीजन टू बिलीव मिल गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग चलाएंगे। फिर क्या है जो डायरेक्टर्स वगैरह है उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे बुक्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स जो भी मांगे चाहे वो प्रोड्यूस करे, वो जाके दे दे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन जो है चल रहा था उसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़े, कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम तक रख सकते हैं, 6 महीने तक रख सकते हैं, ठीक है। किसी वजह से उनको या तो चेक करना था या इस वजह से तो उनको जेरोक्स कॉपी भी चाहिए थी तो भी देंगे, ठीक है। तो वो 6 महीने तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओरिजिनल रख सकते हैं। साथ में यहाँ बोल रखा है सीजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब अगर सीजर करने का मतलब अलग होता है और रिटेन करने का मतलब अलग होता है। रिटेन यहाँ पे वो रखा है 6 मंथ तक, सीज करना मतलब कि उनको लगता है डी फेम, मैंने आपको पहले भी एक मेमोरी ट्रिक बताई थी कि सीज कब करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब या तो पता चले कि कोई जो कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज या इंटरमीडिएट जिसके पास में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो डी फॉर डिस्ट्रॉय, फिर एफ डी फेम, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फॉल्सिफाइड कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, म्यूटिलेटेड और सीक्रेटेड। तो अगर ऐसा कुछ होने वाला है उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में तो वो सीज कर लेंगे। यहाँ पे सीज बोल रखा है कब तक रख सकते हैं अपने पास में, कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन तक रख सकते हैं। सीज एंड डिसीज ऑर्डर इसका मतलब होता है रोक दो, प्रेसिडिंग्स मतलब प्रेसिडिंग सॉरी बिजनेस को रोक दो, बिजनेस ऑपरेशन को रोक दो। ये कई बार पूछा भी जाता है, सेक्शन है इसका 11D, सीज एंड डिसीज ऑर्डर पास किया है, ठीक है। स्टॉप करने के लिए बोला है प्रेसिडिंग्स को, बिजनेस को, ठीक है। तो बोर्ड जो है अगर उसको लगता है इंक्वायरी में जो आगे इंक्वायरी हुई थी ना, ई वाली इंक्वायरी नहीं आई वाली इंक्वायरी, उस इंक्वायरी में उनको लगता है कि वायलेट किया है कंफर्मली कोई प्रोविजंस वगैरह, तो क्या बोलेंगे एक बार रुक जाओ, अभी कुछ भी प्रेसिडिंग्स वगैरह मत चलाओ। फिर इसमें क्या बोलेंगे कि सबसे मेन बात, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग का पता चलता है लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी जो लिस्टेड होने वाली है, या तो इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन की एक्टिविटीज होने वाली है, तो फिर ऐसी एक्टिविटीज का रीजन टू बिलीव यानी पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो फिर उनको सीज डिसीज ऑर्डर देंगे कि अभी आप अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को रोक दो, सीज डिसीज ऑर्डर, ठीक है। अब आ जाता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एक तरह से आप याद करो कि निधि कंपनी क्या थी, डिपॉजिट लेती थी ना, तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपन क्या लेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना ये है जैसे कि अपने पास में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, कोई भी पर्सन जो है ना वो कंट्रीब्यूशन ले रहा है, तो कंट्रीब्यूशन किस चीज से ले रहा है, ये 1%, ये 2%, ये 3%, ये 4%, इससे लिया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। मैं यहाँ पे वैसे लाखों का अमाउंट होता है बट मैं ऐसे समझाने के लिए 2 ले रही हूँ, तो यहाँ पे टोटल 8 रुपया। फिर इस पर्सन ने क्या किया, इस स्कीम में ये जो 8 रुपया था ना सबसे इन्वेस्टमेंट लेके इस स्कीम के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो ये 8 रुपया जो था ना वो कहाँ चला गया, CIS में चला गया। और क्या मिला इस 8 रुपए के ऊपर, या तो प्रॉफिट या इनकम, ठीक है। तो सपोज ये जो 2 रुपए थे ना ये इनके पास में 3-3 रुपए बन गया है, 3-3-3-3, ठीक है। तो कोई भी पर्सन क्यों इन्वेस्ट करेगा CIS में, इसने क्या किया, ये जो अलग अलग अमाउंट थे इनको पुल किया, मतलब एक साथ किया, और उसके बाद में CIS में क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और उस इन्वेस्टमेंट पे क्या हुआ, प्रॉफिट और इनकम हुई, ठीक है। और फिर वो जो प्रॉफिट और इनकम थी वो वापस किसको मिल गई, जिन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया था उन सबको, ठीक है। तो जितने भी सारे एनी पर्सन जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको अगर पुल आउट करके और वो CIS में इन्वेस्ट करता है
तो जो पर्सन है वो इन्वेस्ट करेंगे क्यों, उनको भी ये लालच होता है कि प्रॉफिट मिलेगा, इनकम मिलेगी, या फिर हमको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रखा है कि कुछ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे CIS में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो वो कौन कौन सी कंपनी, उसके लिए एक मैंने मेमोरी ट्रिक दिया आपको। मेमोरी ट्रिक है अपनी सी ने माँ में ए हटा देना, ठीक है। सी ने C4 है और N स्क्वायर है। C4 सबसे पहले तो चिट फंड कंपनी है ना, उसको बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, ठीक है। वहां पे मेंबर्स का ही काम, मतलब ये एक तरह से चिट फंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें लॉटरी जैसा कुछ लगाते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी, इन कंपनीज को बोला आप अपना ही काम करो। एक अच्छा होता है कि देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी आएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसा जो स्पॉन्सर वाला नहीं, जो स्पॉन्सर करा है उस एक्टिविटी को CIS को, वो नहीं। जहाँ पे सब्सक्राइबर बन रहे तो सब्सक्राइब नहीं कर सकता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड में एक डिक्लेरेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि CIS में जब अपन आगे काम वो पेनल्टीज पड़ेंगे ना, तो पेनाल्टीज में म्यूचुअल फंड और स्पॉन्सर दोनों लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जब म्यूचुअल फंड एक्सेप्शन में था, जब म्यूचुअल फंड CIS में सब्सक्राइब कर ही नहीं सकता, कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, तो फिर ये कैसा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डिक्लेरेशन दिया है। अब यहाँ पे है सबसे पहले C4 में चिट फंड, CG जिसको नोटिफाई करे कंपनी जो डिपॉजिट वगैरह लेके आ रही है, और एक C और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए काम करेगी, उनको बोला आप तो CIS में मत ही करो इन्वेस्ट। एक आ जाता है इंश्योरेंस, आपको पता होगा इंश्योरेंस, NBFC, N फॉर NBFC, N फॉर निधि कंपनी, E फॉर एम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट एक्ट है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड 1952 वाला जो एक्ट है, तो उसमें जो है, तो ये सारे एक्ट में जो भी कंपनीज वगैरह रजिस्टर्ड है वो सारी, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में आप सोचो ना कि इंश्योरेंस में क्या बोला था अपने को कि आप सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप CIS वगैरह में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है आपको प्रॉफिट हो ही नहीं, तो जबकि इंश्योरेंस वाली कंपनी के ऊपर तो बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है, तो वो रिस्क ले ही नहीं सकते, तो उनको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही करो। ऐसे ही निधि कंपनी अपने मेंबर्स के लिए वैसे भी क्या करिए, डिपॉजिट वगैरह ले रही है, तो उनको बोलते हैं आप इधर से दूर रहो। फिर यहाँ पे ऐसी NBFC वो भी डिपॉजिट ले रही है, तो डिपॉजिट वालों को अलग ही रखा है, कंपनी जो डिपॉजिट ले रही है उसको भी अलग ही रखा है। म्यूचुअल फंड में मैंने पहले बता दिया कि सब्सक्राइबर जो म्यूचुअल फंड के नहीं चलेंगे। फिर यहाँ पे एक कौन बचा, चिट फंड, CG कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC, निधि कंपनी, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, और एमसे क्या था एक म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है। तो ये सारे जो है वो उनको एक्सेप्शन में रखा है, CIS में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब जाता है अपने पास में सेक्शन 13 to 15 में सिंपल सी बोला है कि ग्रांट वगैरह जो है वो दे सकते हैं, वो सब ठीक है, पर अकाउंट्स जो है, ठीक है, रखने तो है इंटरमीडिएट्स वगैरह को, सबको, उसको ऑडिट कौन करेगा, उसको ऑडिट करेगा C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि PSU की ऑडिट करता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑडिट करता है ना, वो इधर भी ऑडिट करेगा। साथ में इसमें ये भी बोला है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो है ऑडिट रिपोर्ट जाती है। ये तो सिंपल सी बात है, जहाँ जिस भी कंपनी है, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की, जहाँ पे भी ऑडिट C&AG करता है, तो उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है प्लस अकाउंट्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिख रहे हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं सेक्शन 15A, पेनल्टी आ गई, ठीक है। पेनाल्टी में क्या है, देखो मैक्सिमम सारी पेनाल्टी जो है ना, ध्यान रखना 1 लाख, ठीक है, मिनिमम 1 लाख, यानी ये जो एक्ट है ना, आप पहली बार देखो कंपनीज एक्ट में तो छोटा छोटा अमाउंट था, पर यहाँ पे करोड़ में भी अमाउंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेनाल्टीज स्ट्रिक्ट है, इसीलिए पेनाल्टीज के क्वेश्चंस भी पूछे भी जाते हैं। तो पेनाल्टीज जो मिनिमम देखनी है ना, तो वो है 1 लाख, जो एक्सटेंड हो सकती है कहाँ तक, 1 करोड़। अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फेलर है तो ईच वन, मतलब हर दिन की कितनी लगेगी, 1 लाख। सेक्शन, अब मैं सेक्शंस फटाफट बता देती हूँ। 15A में बता रखा है, अगर आपने फर्निश नहीं किए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या फिर फाइल नहीं किया रिटर्न वगैरह, या फिर मेंटेन नहीं किए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो आपको पेनाल्टी लगेगी 1 लाख, नॉट लेस देन 1 लाख, और कॉन्टिन्यूस फेलियर तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़। फिर सेम अगर इंटरमीडिएट 15B में वो रखा है कि इंटरमीडिएट जो है वो फेल हो जाते हैं, इंटर करने में, कॉन्ट्रैक्ट इंटर करना था और इंटर नहीं किया वो कॉन्ट्रैक्ट, तो सेम पेनाल्टी है। फिर वापस 15C में जो इंटरमीडिएट्स है, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं किया, ठीक है, यानी इन्वेस्टर ने शिकायत की थी, कंप्लेन की थी, उन्होंने उसको ना तो रिप्लाई किया ना उसको एड्रेस किया है, तो फिर उनके ऊपर सेम पेनाल्टी में बोल रही हूँ 1 लाख टू 1 करोड़ वो वाली। CIS के अंदर CIS की टर्म्स कंप्लाई नहीं की, अप्लाई किया था CIS में नहीं, मतलब अप्लाई नहीं किया, फिर डिस्पैच यूनिट्स डिस्पैच नहीं की, रिफंड करनी थी मनी रिफंड नहीं की, या फिर इन्वेस्टमेंट जो है
मनी कलेक्ट करना था नहीं किया, ये सब कुछ है तो सेम पेनाल्टी 1 लाख और मिनिमम 1 लाख, 1 लाख मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। फिर आ जाता है 15E में। 15E में एएमसी कंपनी जो है उसमें भी सेम है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कुछ भी गलती करती है तो वो 1 लाख और 1 करोड़। फिर आ जाता है 15F स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर में 3 गलतियां बता रखी है जिसमें से 2 गलतियों की पेनल्टी सेम है जो अभी तक देखी, 1 लाख और 1 करोड़ वाली। कौन कौन सी गलतियां? एक तो इश्यू किया उसने, कॉन्ट्रैक्ट नोट करना था, इश्यू नहीं किया, ठीक है। दूसरा फेज टू डिलीवर सिक्योरिटीज और मेक पेमेंट, सिक्योरिटीज इशू का सिक्योरिटीज डिलीवर करनी थी या फिर पेमेंट करना था, नहीं किया। दोनों में पेनल्टी कितनी? 1 लाख से 1 करोड़। लेकिन अगर उसने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया है ब्रोकर ने, तो अब यहाँ पे पेनल्टी देख रहे हैं कितनी दे रखी है, पेनल्टी दे रखी है एक्सेस ब्रोकरेज है तो नॉट लेस देन 1 लाख, मतलब यहाँ पे 1 लाख तो है ही, साथ में 5 टाइम्स ऑफ द एक्सेस अमाउंट, जितना उसने ब्रोकरेज एक्सेस लिया है ना उसका 5 टाइम्स ऑफ विच एवर इज हायर, जितना उसको पेनाल्टी लगेगा। अब सबसे मेन पेनाल्टी 15G की पेनाल्टी जो कि डिस्कस करने लायक है वो है अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनाल्टी। देखो कोई इनसाइडर मतलब कोई पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहा है, डायरेक्टर है कंपनी का या फिर कंपनी का एमडी है, मैनेजर है, एमपी में से कोई है, सीएस है, ठीक है, तो वहाँ पे वो पर्सन काम कर रहा है, इससे उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, उस कंपनी की, और वो इंफॉर्मेशन उसने लीक की, ठीक है, किसी और पर्सन को बताई, या फिर खुद उसने उस इंफॉर्मेशन की वजह से क्या किया है, सिक्योरिटीज वगैरह में डील किया है और इस तरह से डील किया है कि उसको क्या हुआ, उससे गेन हुआ है, तो फिर इसको बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। प्राइस मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सॉरी, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिकली पता नहीं है, जो वेबसाइट पे नहीं है, जो सिर्फ इनसाइडर लोगों को पता है, और उस इन्फॉर्मेशन को की वजह से उसको अगर कोई फायदा होता है तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो अगर इनसाइडर ट्रेडिंग में आपने क्या क्या ऑफेंस किया है तो आपको पेनाल्टी लगेगी नॉट लेस देन 10 लाख, नॉट लेस देन 10 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़, 25 करोड़ तक बढ़ सकती है। और यहाँ पे क्या बोला है, 25 करोड़, देखो यहाँ पे पेनाल्टी कितनी है, नॉट लेस देन 10 लाख, मतलब 10 लाख तो मिनिमम है ही है, इससे कम तो होगी नहीं, साथ में यहाँ पे 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट, जितना आपको प्रॉफिट मिला है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर है, इसमें देखना हायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, नॉट लेस देन 10 लाख 25 करोड़ विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर जितना, और मिनिमम 10 लाख तो है ही, ठीक है। तो बीच में से कोई भी अमाउंट जो है वो लगा सकते हैं पेनाल्टी का, मतलब यहाँ पे देखो हायर लिमिट तो रही नहीं है, 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट जो है, सपोज 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट 30 करोड़ आता है, तो 25 करोड़ और 30 करोड़ विच एवर इज हायर, मतलब मैक्सिमम 30 करोड़ तक पेनाल्टी है, इस तरह से। अब यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, अब सपोज क्या हो सकती है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में एमैलगमेशन, डीमर्जर, ये तो हम सबको पता होता है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जब पता नहीं थी, पता नहीं थी मतलब जब बोर्ड वगैरह जो थे वो बैठ के सिर्फ डिसाइड करते थे कि बोनस इशू अपन लेके आएंगे, डिविडेंड अपन लेकर आएंगे, अमालगमेट करने की सोच रहे थे, अमालगमेट करने की प्लानिंग कर रहे थे, अभी तक वो पब्लिकली पता नहीं चली है, ठीक है। या फिर ऐसा जो एक्सपांशन प्लान था, कोई 1 प्रोजेक्ट ऐसा लेके आने वाले थे, ठीक है, कंपनी में, या फिर इंटेंडेड टू डिक्लेयर इशू किया, बाईबैक किया है, न्यू प्रोजेक्ट लेके आने वाले, तो ऐसा कुछ भी है, तो ये सारी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जब तक कि वो पब्लिकली या तो न्यूज़पेपर में नहीं आ जाती, वेबसाइट पे नहीं आ जाती, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से गेन हुआ है। एक यहाँ पे क्वेश्चन भी है, तो उस क्वेश्चन में क्या है, देखो एक्स है, एक्स एमडी है किसी एक कंपनी में, ठीक है, ए कंपनी में, और वो डायरेक्टर है बी कंपनी में। अब सपोज बी कंपनी जो है वो बोनस इशू लेके आने वाली है, तो एक्स वहां पे एमडी है, तो एक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके क्या बोलता है कि अपन एक काम करते हैं, बी कंपनी में क्या शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है, बोनस इशू आने वाला है, तो अपन एक काम करते हैं बी कंपनी में इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं। तो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, मीटिंग की, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, और जो दूसरी कंपनी चल रही थी उसमें क्या कर दिया उन्होंने, इक्विटी लिया। तो ये जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की वजह से ये लीक की उसने, किसने, जो वहां का डायरेक्टर था जिसको ये इन्फॉर्मेशन पता थी, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की, जिससे उस दूसरी कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो इसको बोलेंगे क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग। और इसमें जितना भी गेन हो रहा है उस कंपनी को, डायरेक्टर को, तो उनके ऊपर ये वाली पेनाल्टी लगेगी, ठीक है, वो आएंगे 15G में। अब आ जाता है हम 15H, नॉन disclosure of the acquisition of the shares and the takeover if any person fails to disclose aggregate of his shareholding, fails to make public announcement। ऐसा है कि पब्लिक अनाउंसमेंट करना था, बिना पब्लिक अनाउंसमेंट के आप ऑफर लेके आ गए, या फिर आपने ऐसा किया कि कुछ पेमेंट करना था कंसिडरेशन शेयर होल्डर्स को, आपने किया ही नहीं, ठीक है, आप स्टोकेशन जो अपने शेयर होल्डर को या कंपनी अपने एनी पर्सन बोल रखा है यहाँ पे, तो अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना था, नहीं किया, तो कितना पेनल्टी बोला है यहाँ पे, देखो 5 लाख मिनिमम,
which may extend to 25 crore or 5 times of the amount whichever is higher. फिर आ जाता है अपना 15HA। 15HA में बोल रखा है फ्रॉड्यूलेंट और अनफेयर ट्रेडिंग। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में बोल रखा है 5 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़। वही मैंने अभी 15HA ही बताया था, सॉरी 15H जो था जिसमें कि शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं किया, पब्लिक ऑफर लेके आना था, नहीं लेके आया, वो था 10 लाख मिनिमम विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स विच एवर इज हायर। 3 टाइम्स है वहां पे, 25 करोड़ 3 टाइम्स, और मिनिमम अमाउंट कितना है 10। जबकि फ्रॉड्यूलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ना, तो उसमें मिनिमम तो 5 लाख है, लेकिन 25 करोड़ और 5 टाइम्स विच एवर इज हायर है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 15HA। मुझे नहीं पता कि ये वाला अमेंडमेंट अपने आरटीपी में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये अमेंडमेंट जो है वो अपने फाइनेंस एक्ट 2019 में आया विद इफेक्ट फ्रॉम 2020। तो वो मैं अभी सोच रही हूँ डिस्कस कर लेना चाहिए। अपने को इसमें दे रखा है कि ऑल्टर किया है, मतलब या तो आपने ऑल्टर किया है या डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनी रिकॉर्ड वगैरह जो है उनको डिस्ट्रॉय किया, म्यूटिलेटेड किया, कंसील किया, फॉल्स एंट्री की, जो ई डेटा में पड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में पड़ा हुआ, सर्वर में पड़ा हुआ, डेटाबेस में पड़ा हुआ है ना, उसको भी आपने या तो वायरस घुसाया, उसको कॉपी किया, या अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया है, ऐसा कुछ भी किया है आपने, ठीक है, डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, डिलीट किया, ऑल्टर किया, कॉपी किया, तो आपको पेनाल्टी कितनी लगेगी 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 10 लाख और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। ठीक है, और यहाँ पे बोल रखा है लास्ट एक 15HB की पेनाल्टी, अगर कहीं पर कोई पेनाल्टी नहीं है तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़। 15I में बोल रखा है अपॉइंट किया है अपने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। किसने अपॉइंट किया है? सेबी ने। सेबी में अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है 15 बोर्ड में अपॉइंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। डिवीजन चीफ से छोटा नहीं होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और उसके पास राइट कितना होगा, समन, इन्फोर्स, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ये सब तो ठीक है। साथ में जो पेनाल्टी ऊपर दे रखी है ना, वो अगर किसी ने पे नहीं की तो उसके साथ क्या एक्शन लेना है वो भी डिसाइड कौन करेगा? ये जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है ना वो। और सेबी जो है, इस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो पेनाल्टी डिसाइड की ना, चाहे तो उसको भी इंक्रीज कर सकता है। सेबी को लगता है कि इसने अप्रोप्रिएट डिसाइड नहीं की तो सेबी उसको इंक्रीज कर सकता है। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है कि अगर अपील डिस्पोज ऑफ हो जाती है, या फिर जो ऑर्डर उसने दिया था एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनाल्टी का, उसके 3 महीने बाद वो क्या नहीं कर सकता? इंक्रीज नहीं करता सेबी पेनाल्टी। यहाँ पे बोल रखा है सेबी पेनाल्टी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज करने की बात नहीं बोली है। फिर यहाँ पे आ जाता है 15J के अंदर फैक्टर्स टू बी टेकन। ये वाला फाइनेंस एक्ट 2018 में अमेंडमेंट आया था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनको कंसीडर किया जाएगा जब क्या करेंगे अपन पेनाल्टी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो कि जितना अनफेयर एडवांटेज किसको कितना हुआ है, रिपीटेटिव नेचर का ऑफेंस है, उस इंसान ने पहले तो कभी ऑफेंस किया नहीं किया, लॉस कितना हुआ है इन्वेस्टर्स को, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, तो ये सारा फैक्टर्स जो है वो देख के फिर डिसाइड करेंगे कितना पेनाल्टी रखना है। 15J भी बोलता है ऑल सम्स ऑफ पेनाल्टी क्रेडिट टू कंसोलिडेटेड। मैंने पहले बता दिया था, कंसोलिडेटेड फंड में सारे पेनाल्टी वगैरह आप क्या करोगे, उसमें सबमिट करोगे, क्रेडिट करोगे। लेकिन एक जो अपन ने लीगल कॉस्ट देखा था, डिस्गॉर्जमेंट अमाउंट, वो कहाँ पे? IEPF में, बाकी सब कंसोलिडेटेड फंड में। अब एक 15JB लास्ट देख रहे थे, सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब कोई इंसान जो है जिसके ऊपर इनिशिएट हो गई, प्रेसिडेंट शब्द ध्यान रखना, आपके ऊपर इनिशिएट ही नहीं हुई प्रेसिडेंट, आप इन्वेस्टिगेशन में आए नहीं हो, आपका इन्वेस्टिगेशन चला नहीं, कुछ नहीं, तो फिर आप सेटलमेंट में नहीं जा सकते। इनिशिएट हो गई है प्रेसिडेंट, उसके बाद में आप जा सकते हो सेटलमेंट। सेबी में एक्सेप्ट, मतलब सेबी चाहे तो वो आपके सेटलमेंट के जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद में सेबी जो है वो आपकी पेनाल्टी को डिसाइड करेगा, और वो जो पेनाल्टी है वो भी फाइनली कहाँ जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड में, एक्सेप्ट डिस्गॉर्जमेंट अमाउंट। ठीक है, तो ये पूरा अपना जो यहाँ तक के सेक्शन अपन ने कवर किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन सेकंड पार्ट में सेट जो है, अगर सेबी से आप खुश नहीं हो तो आपको कहाँ अपील करनी है, वो सर अपन सेट में, और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन, मेरे हिसाब से क्विक रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अब अच्छा है सेबी 1992 में कमेंसमेंट डेट 30 जनवरी, इफेक्टिव डेट है अप्रैल। प्रमोट करना था इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, प्रमोट द सिक्योरिटी मार्केट, फेयर प्रैक्टिसेस बाय द इंटरमीडिएटरीज, फेयर डीलिंग को प्रमोट करना था, रेगुलेट करना था, कोड ऑफ कंडक्ट को, एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ द इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट इन बॉम्बे, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा फेमस है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? ऑब्वियसली वी ऑल नोज ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हेड ऑफिस इसका बॉम्बे में। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड कौन कौन होगा? चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर होंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, और 1 मेंबर होगा जो कि रिजर्व बैंक नॉमिनेट करेगा। बाकी 5 मेंबर्स होंगे, एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो ये 5 मेंबर है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन मेंबर्स को अपॉइंट करा है ना, उन्हीं को
उन्हीं को वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो था ना 3 मंथ्स का नोटिस देके रिमूव करना था, तो ये बोल रहा है उन्हीं मेंबर्स को, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं 3 मंथ्स का नोटिस देके या फिर सैलरी वगैरह देके 3 मंथ्स की। अब अच्छा रूल 3 के अंदर सेबी जो है चेयरपर्सन उनका टेन्योर 3 ईयर्स या फिर 65 किसका चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर्स का, और जो पार्ट टाइम मेंबर्स है उनका कितना 3 ईयर्स, यहाँ पे एज लिमिट नहीं। फिर जो है सेक्शन 6 में रिमूवल ऑफ द मेंबर्स, अगर इंसॉल्वेंट है, अगर कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का बोला है, ठीक है, कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का बोला है, कॉन्विक्ट हुआ है मोरल टॉपिट्यूड में, या फिर इन ओपिनियन ऑफ सीजे अब्यूज करता है पोजीशन को, डिट्रीमेंटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स उसकी एक्टिविटीज है, तो सीजी चाहे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग देने के बाद उसको रिमूव कर सकता है। सेक्शन 7 में आ जाता है मेजोरिटी वोट होगा, कास्टिंग वोट भी इसमें होगा। सेक्शन 7A में इंटरेस्ट पेक्यूनरी इंटरेस्ट नॉट टेकन इन एनी, अगर यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है उसमें, जैसे अपन उसमें देखते हैं ना कंपनीज एक्ट में भी कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, वोट नहीं करोगे, तो वो सारा इसमें भी है। सेक्शन 8 के अंदर डिफेक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पूरी अगर प्रोसीजर में कुछ डिफेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन और बोर्ड में डिफेक्ट है, तो एक्ट इनवैलिड, जो एक्टिविटीज हुई है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इनवैलिड नहीं होंगे। पावर ऑफ द फंक्शंस में आ जाता है, सबसे पहले इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह का करना है, तो लिस्टेड कंपनी इंटेंट टू लिस्टेड है तो तभी उनका इंस्पेक्शन वगैरह हो सकता है, ग्राउंड टू बिलीव दैट इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या फिर फ्रॉडुलेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है। फिर आ जाता है सिविल कोर्ट के पास जो पावर है वो सब तो है ही, समन, प्रोड्यूस बुक्स, एग्जामिन विटनेस। सेक्शन 11 में बोल रखा है कि जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें क्या क्या मेजरमेंट ले सकते हैं, तो पहला तो क्या मेजर कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो सस्पेंड कर सकते हैं ट्रेडिंग ऑफ एनी एक्टिविटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं पर्सन को एक्सेस करने से स्टॉक मार्केट में, प्रोहिबिट कर सकते हैं, या फिर इम्पाउंड कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं प्रोसीड्स ऑफ एनी ट्रांसफर, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी को ट्रांसफर करने से जो अमाउंट मिला है ना उसको, या फिर सिक्योरिटी को रिटेन कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, सीज कर सकते हैं मतलब, ठीक है, और फिर अटैच कर सकते हैं बट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, और अगर 90 डेज से ज्यादा करना है तो स्पेशल कोर्ट से आप कंफर्मेशन लो, कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक, उसके बाद आप अटैचमेंट रख सकते हो। प्रोवाइडेड फॉर ओनली प्रॉपर्टी, वो सब ठीक है, डायरेक्ट एनी इंटरमीडिएट नॉट टू इम्पोज इन, ये भी बोल सकते हैं किसी इंटरमीडिएट को कि अभी वो डिस्पोज ऑफ नहीं करे, ट्रांसफर नहीं करे किसी सिक्योरिटी या किसी एसेट्स को, जितना भी डिस्गॉर्समेंट का अमाउंट है आईपीएफ में जाएगा, ठीक है। 11A में बोल रखा है बोर्ड जो है स्पेसिफाई कर सकता है रेगुलेशंस, जनरल और स्पेशल ऑर्डर दे सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, क्या करने के लिए प्रोहिबिट कर सकता है, सॉलिसिट मनी फ्रॉम द ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे, ठीक है, और डायरेक्शंस वगैरह जो है वो दे सकता है। ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं लेके आना या कंडीशन बता सकता है, इस तरह से आप ऑफर डॉक्यूमेंट या जो लेके आओगे, प्रोस्पेक्टस वगैरह आप कैसे निकालोगे वो भी बता सकता है, ठीक है, स्पेसिफाई कर सकता है कंडीशंस। अब कहते हैं 11C में इन्वेस्टिगेशन, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वॉयलेट किया किसी भी प्रोविजन को, तो आपके ऊपर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो डायरेक्टर वगैरह उनको देंगे, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको कीप यानी रख सकते हैं कस्टडी में 6 महीने तक, ठीक है, लेकिन सीज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्या हो सकते हैं, डीफेम हो सकते हैं, तो फिर डीफेम मतलब डिस्ट्रॉय, फॉल्सिफाइड, ऑल्टरेड, म्यूटिलेटेड और सीक्रेटेड हो सकते हैं, तो उनको कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन तक रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है सीज एंड डिसीज्ड ऑर्डर, कब दे सकते हैं, स्टॉप कब कर सकते हैं बिजनेस ऑफ द ऑपरेशंस को, जब उनको लगता है कि वायलेट कर दिए, इंक्वायरी में पता चलता है वायलेट की है कंडीशन कन्फर्मली, और साथ में ही लेकिन उनको अगर उनको बोर्ड जो है नॉट पास सच ऑर्डर फॉर लिस्टेड कंपनी और एनी कंपनी विच इज जो अभी लिस्टिंग के प्रोसेस में चल रही है, जब तक उनके पास रीजन नहीं है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या फिर मार्केट मैनिपुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मैंने बताया था कि कंसोलिडेट करते सारे फंड्स को पुल करते हैं और उसके बाद में इन्वेस्ट करते हैं और उससे क्या होता है प्रॉफिट, इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है एक्सेप्शन क्या क्या है इसके, एक्सेप्शन में आ जाता है सीनेमा, ये मैंने एक वो दी थी मेमोरी ट्रिक दी थी जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज एक्ट, चिट फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस या फिर एनबीएफसीज और वो सब है, ठीक है, म्यूचुअल फंड जो कि कंट्रीब्यूशन नेचर ऑफ द सब्सक्रिप्शन। सेक्शन 12 बोलता है स्टॉक ब्रोकर वगैरह कौन है वो सब बता रखा है, कुछ भी है इसमें कि रिक्वायर टू बी रजिस्ट्रेशन, मतलब सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है जो भी इंटरमीडिएट्स वगैरह है, अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए उनको उनके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या कैंसिल करने का राइट भी है, किसके पास में, बोर्ड के पास में, ठीक है। सेक्शन 12 में प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेशन, डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, सेक्शन 12 में बोलता है मत करो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, सिंपल। फिर यहाँ पे नो पर्सन यूज और एम्प्लॉय द इश्यू ऑफ द परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज इन डिसेप्टिव मैनर, वो डिफ्रॉड नहीं करे, ये सब
क्या नहीं करे वो बोल रखा है, इनसाइडर ट्रेडिंग, नॉट इंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्शन 13 में बोल रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स दे सकती है, वो जो ग्रांट होगी वो जनरल जिस पर्पज़ के लिए दी उस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। मेंटेन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, CNAG से ऑडिट करवा देना, और जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट है वो कहाँ पे, रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। फिर इसमें बोल रखा है 15A, 15A में क्या बोल रखा है, फेलियर टू फर्निश द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल, अगर नहीं डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं किए या फाइल नहीं किया, रिटर्न मेंटेन नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट 15A में, या फिर इंटरमीडियरी फेल टू एंटर लाइबिलिटीज वगैरह, या फिर इंटरमीडियरी है जो उसने कि क्या नहीं किया, इन्वेस्टर ग्रेवियंसेस को सॉल्व नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया, रिड्रेस नहीं किया, या फिर 15D में CIS जो कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें कुछ भी आपने क्या किया, वायलेट किया कंडीशंस वगैरह, या फिर AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने कुछ भी वायलेट किया, या फिर स्टॉक ब्रोकर ने इश्यू नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट नोट और फेल टू डिलीवर द सिक्योरिटीज, तो इन सब के ऊपर पेनल्टी 1 लाख मिनिमम विच में एक्सटेंड टू, अगर कॉन्टिन्यूस है तो 1 लाख पर डे विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़। अब आ जाते हैं 15G में, पेनाल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कितनी पेनाल्टी बोलिए, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पेनाल्टी अपने को पता है, इनसाइडर हु इज डील्स इन द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे कम्युनिकेट किया इज टू अदर पर्सन्स विद और रिक्वेस्ट टू, या फिर किसी और पर्सन को उसने काउंसलिंग दी है कि आप इस तरह से डील करो, ठीक है। तो अगर उससे कोई भी बेनिफिट होता है तो कितनी, नॉट लेस देन 10 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर, जितनी पेनाल्टी। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जो अभी तक पता नहीं चली है, मतलब इंटेंडेड टू डिक्लेयर डिविडेंड, इंटेंडेड टू इशू और बाईबैक, इंटेंडेड टू डिस्पोज ऑफ द होल और होल डिस्पोज ऑफ करना, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट में एंटर करना, या फिर अमलगमेशन मर्जर, या फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है। इसका एक केस भी बताया था कि एक्स है जो एक कंपनी में MD, एक कंपनी में क्या है डायरेक्टर है, उसने एक कंपनी में पता चला बोनस होने वाला है तो दूसरी उस कंपनी में क्या किया, सबसे बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पास करवा कर उस कंपनी में इक्विटी शेयर ले लिए थे, ये केस था, ठीक है। 15H में क्या बोला है, कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेके आए तो आपको कितना पेनल्टी बोला है, 10 लाख मिनिमम विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ 3 टाइम्स विच एवर इज हायर, सेम पेनल्टी जो इनसाइडर ट्रेडिंग में था। फिर 15H में फ्रॉडुलेंट और अनफेयर प्रैक्टिसेस है तो मिनिमम 5 लाख है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 25 करोड़ और 5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर हो सकता है। 15H जो है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में कोई डेटा पढ़ा है या सिंपली कोई डेटा पढ़ा है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, ऑल्टर किया, कॉपी किया है, अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है वगैरह, तो आपके ऊपर पेनाल्टी कितना है, यहाँ पे वो रखा है पेनाल्टी मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 10 लाख और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। 15HB में बोला है कोई सेपरेट पेनाल्टी नहीं तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़। 15I में बोल रखा है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा सेबी, जो कि क्या डिसाइड करेगा, पेनाल्टी। उस पेनाल्टी से खुश नहीं है सेबी तो उसको बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है, बढ़ा सकता है। वो भी कब, जब तक कि या तो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है या फिर 3 महीने खत्म नहीं हुए हैं उस ऑर्डर के पास होने के। अब आ जाता है फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर करने की, कितना गेन हुआ है, अनफेयर एडवांटेज, लॉस कॉजेज टू बी इन्वेस्टर्स, रिपीटेटिव नेचर, ये सब कब आया था, फाइनेंस एक्ट 2018 में आया था कि क्या ध्यान में रखना है। 15J में ऑल सम्स ऑफ पेनल्टी क्रेडिट टू कंसोलिडेटेड फंड्स। फिर 15JB सेटलमेंट, खुद इंसान आएगा, अगर प्रेसिडेंट इनिशिएट हो गई है तो सेटलमेंट अगर चाहे तो अलाउ कर सकता है कौन, सेबी, पर सेटलमेंट के अगेंस्ट में अपील प्रेफर नहीं होगी, और साथ में जो अमाउंट सेटलमेंट का डिस्गॉर्जमेंट के अलावा सारा अमाउंट कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये अपना पूरा सीबी खत्म हुआ, थैंक यू। नहीं, सीबी खत्म नहीं हुआ, सीबी का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी आपके पास अगर सजेशन है मेरे लिए, बिकॉज मुझे बहुत सारे सजेशन मिले, ठीक है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो मैंने माइक यूज़ किया, आप बोर्ड को यूज़ करो, आप स्पीड का ध्यान रखो, तो बहुत सारी चीज़ों से मुझे इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आपका हर सजेशन मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो भी आपको सजेशन देना है, जो भी इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।